क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल। बहुत बहुत टाइम बाद तुमसे बातचीत हो रही है एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा म्यूज़िक का पेपर है और तुम्हारी डिमांड आ रही थी। बट उससे पहले कुछ अहम बातें। नंबर 1 कि पीछे बची हुई मेस के बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा क्योंकि अभी बज रहे हैं भैया रात के 2:15, ठीक है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे बनानी है, तुम्हें बताना है एंड मैं जस्ट अभी एक शूट से आया हूँ। कल एक और चीज़ है, तो भाई बस फोकस ऑन द कंटेंट नॉट ऑन द बैकग्राउंड, दैट्स वन। 2, मैं हर म्यूज़िक की वीडियो से पहले ये वार्निंग देता हूँ कि भाई मैं कोई ट्रेंड म्यूज़िक प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मुझे म्यूज़िक का प्रैक्टिकल आता है, ना मुझे म्यूज़िक की थ्योरी आती है। इट्स जस्ट कि म्यूज़िक के बोर्ड एग्जाम में क्या कैसे लगता है वो मैंने क्रैक कर लिया था और वो मैं तुम्हें भी करवा सकता हूँ। तो आई हैड दीज नोट्स जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना। अभी इस वीडियो में बहुत अच्छे से नोट्स के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, समझा दूंगा, जो तुम्हारे लिए मच मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। कुछ चीज़ें जहाँ आई एम नॉट दैट श्योर कि मच मोर देन इनफ है, वहाँ मैं बता दूंगा भाई कि पूरा मेरे भरोसे मत बैठना, थोड़ा और अपनी रिसर्च कर लेना और देख लेना। लेकिन जहाँ मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ उसमें तुम फुल मेरे भरोसे बैठ सकते हो, बिकॉज पिछले 2-2.5 सालों में भाई कम से कम 3-3.5 लाख व्यूज़ की टोटल म्यूज़िक की वीडियोज़ एंड इतने बच्चों की हेल्प। तो हाँ, आई हैव समथिंग जो मुझे बैक कर रही है इतने कॉन्फिडेंस से कहने के लिए कि यार म्यूज़िक आई माइट नॉट नो द टेक्निकलिटीज़, बट मुझे ये पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या चलता है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम बात करेंगे सारी। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि अभी तुम्हारे पास दिन पड़े हैं। अगर तुम 2 तारीख को 3 तारीख को भी ये वीडियो देख रहे हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 दिन कायदे से तसल्ली से दो, बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले आती है कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस, 10 शॉर्ट डेफिनेशंस है। आई विल स्टार्ट विद नंबर 1। साइड में इमेजेस आती है, तुम देखते रहना, ठीक है। मैं स्पेस दे देता हूँ इमेजेस के लिए। नंबर 1 इज कर्ण। क्या होता है, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, उसका उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे वाले स्वर को बस टच करके आ जाए। जैसे सारे गामा पाधा नीसा होता है, तो जब कोई सिंगर गा रहा है, लेट से वो रे गा रहा है, ठीक है, रे, सारे गामा में वो रे स्वर पे गा रहा है, वो रे पे गाते 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 बस सा को टच करके वापस आ जाए, दैट्स कर्ण। अब तुम कहो भैया इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दो, तो ना मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में आया हूँ, ना मुझे गाना गाना आता है, तो आई एम सॉरी। बट एक तुमने डायग्राम मिल जाएगा तुम्हें नोट्स के अंदर, तुम देख सकते हो कि नी है, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, तो नी के बाद नी सा करके टच आ जाते हैं। वो जब गाना गाते हैं, हर गाना इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ सारे गामा पाधा नी सा, ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें सारे गामा पाधा नी सा बोला नहीं जाता, ठीक है। तो जिस स्वर में वो बात चल रही है उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, एक आगे या एक पीछे वाले स्वर को टच करके आने को कर्ण बोलते हैं। 2 कर्ण होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलगन कर्ण। ग, सारे गामा में ग से पहले रे आता है, तो अगर हम रे को टच करके आएंगे तो वो पूर्व लगन कर्ण होगा। अगर हम सारे गामा में ग के बाद माँ को टच करके आएंगे तो वो अनुलगन कर्ण होगा, ठीक है। कर्ण को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है, जैसे किसी को बस टच करके आना, स्पर्श इज टच, एंड इससे राग में मधुरता आती है, वेरी सिंपल। खटका क्या होता है? खटका होता है किसी भी स्वर को उसके आगे या पीछे के स्वरों के साथ बहुत फटाफट से तेजी में बोल देने को, ठीक है। इससे गायन बहुत सुंदर हो जाता है, अलंकृत हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास प स्वर का खटका लेना है, तो हम करेंगे पध प म प के बाद ध प ध प म प के बाद गए, प से पहले गए, घूम फिर के प पे आ गए, या प म ध प, मतलब प पा, एक स्वर ले लिया, उसके आगे पीछे तुम घूम फिर के वहीं आ जाओ और बहुत फास्ट, तो दैट इज खटका, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मुर्की क्या होता है? 3 स्वरों को जब अर्ध गोलाई बनाने के बहुत द्रुत गति से यानी कि तेज में बोल दिया जाता है, वो मुर्की होती है। सेम नोट पे चल रहा है हमें, फास्ट, पहले में फास्ट टच करके वापस आना, दूसरे में घूम फिर के वहीं वापस आना, लेकिन बहुत फास्ट। मुर्की होता है 3 स्वर, सिरे निसा, धनिसा, धमपा। अगर छोटे होते किसी ने हारमोनियम सीखा है तो पहले सिखाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सिखाते हैं सा रे गा मा, फिर सिखाते हैं सा रे गा मा पा। इससे आगे नहीं आता भाई, मैंने तुम्हें बताया था, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ना मुझे गाना गाना आता है। बट हाँ, 3 स्वर को जब ऐसे करके गाते हैं, दैट्स मुर्की। सिंपल। मूर्छना होता है, मूर्छना शब्द का निर्माण हुआ है मूर्छ धातु से, जिसका मतलब है उभरना या चमकना, ठीक है। मतलब जहां पे कुछ उभर के आए या चमक के आए, वो होता है मूर्छना। अब भारत मुनि जो है नाट्य शास्त्र में क्या लिखते हैं कि क्रमयुक्त यानी कि सीरियल ऑर्डर में 7 स्वरों के उतार या चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो राइज है दिस इज मूर्छना, और सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो फॉल है दिस इज ऑल्सो मूर्छना,
ठीक है। अब जितने भी वर्ड्स हैं उनसे अलग अलग मूर्छनाएं बनती हैं, तो 7 मूर्छनाएं बनती हैं 3 ग्राम में, तो टोटल हो गई 21। अब क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 होते हैं, ठीक है, 7 स्वर होते हैं। इनके 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है कोमल स्वर, एक होता है कोमल स्वर, एक होता है तीव्र स्वर, एक होता है आई गेस शुद्ध, आई एम नॉट श्योर। हम जैसे आगे बढ़ेंगे नोट्स में आगे देखूंगा, मुझे खुद याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा, बिकॉज बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक भाई, मैं इस सब्जेक्ट से टच में नहीं हूँ, बट आई हैव दिस नोट्स जो मेरे लिए बहुत काम आते हैं और मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ, बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक, मुझे खुद अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है। 3 स्वर होते हैं बेसिकली, एक होते हैं बहुत सॉफ्ट, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं बहुत शार्प। तो एक इसको कहा गया कि 7 × 3 21। जो 14 है वो मेन बताए जाते हैं, जो टॉप के साथ यानी कि तीखे वाले जो हम कह रहे हैं शार्प होते हैं, वो कहा गया है कि वो अभी यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग लोक में जो ऋषि मुनि थे वो उनको यूज करते थे, ठीक है, वहां से राग उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है भैया, क्रमायुक्त आरोह अवरोह 2 शब्द याद कर लो। सारे गा मा पा धा नी सा इन सीरियल ऑर्डर इज आरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा उल्टे ऑर्डर में इज अवरोह। एंड इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर दीज टू, किसी भी राग में कभी भी स्वरों को सीधा यानी कि चढ़ते क्रम में गाएंगे तो वो आरोह है, और उतरते क्रम में गाएंगे तो वो अवरोह है। ग्राम क्या होता है भाई, स्वरों का एक समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम मतलब गांव, सीधी सी बात समझो। स्वर होते हैं, स्वरों से ग्राम बनते हैं, ग्रामों से मूर्छना बनती है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है क्या कि भैया 3 ग्राम होते हैं, यानी कि एक मैंने बताया शुद्ध, एक कोमल और एक तीव्र। 99% में श्योर हूं, मतलब यही होता है कि सॉफ्ट, मीडियम और शार्प, इनका अगर हिंदी में वर्ड कुछ अलग हो तो वीडियो के एंड तक हमें पता लग जाएगा, ठीक है भैया। तो उससे निकलती है मूर्छना। अब ग्राम शब्द का सिंपल सा मतलब यही है कि यार भारतीय संगीत में पहले जो एक दूसरे के साथ लग के गाए जाने वाले स्वर हैं वो एक ग्राम बना देते हैं। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ठीक है। अब क्या होता है, प्राचीन काल में संगीतकारों ने प्रत्येक स्वर के अंतिम श्रुति में स्थापित किया था, यानी कि हर स्वर को किसी न किसी बेस पे एस्टैब्लिश किया था। अब इस ग्राम का अनुपात होता है श्रुतियों का 4:3:2:4:4:3:2। मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका मतलब क्या है, ठीक है। याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इंप्रेशन बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मध्यम ग्राम होता है यदि हम षडज ग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की एक ध्रुति को कम कर दें, ठीक है। षडज ग्राम, ठीक है, ऊपर वाले जो ग्राम की हमने बात की उसके सारे स्वरों में पंचम होता है प, पंचम स्वर की एक श्रुति को कम कर दें तो वो मध्यम ग्राम बन जाता है, ठीक है। इससे 4:3:2:4:4 होता है। फिर गंधार ग्राम आता है, ये होता है जो देवलोक में था, जो ऋषि मुनियों के पास है, जो धरती लोक पे विलुप्त हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। अब इसे ये भी मत पूछना कि व्हाट डज इट मीन, बस है तो है, ये मान लो, समझ जाओ। अलंकार, सीधी सी बात भाई, अलंकार वर्ड ही अपने आप में इतना सुंदर सा है कि जो किसी को और आभूषण की तरह, गहने की तरह, ज्वेलरी की तरह काम आया और एक मेन चीज को हाईलाइट कर दे बहुत अच्छे से, ठीक है। अलंकार में आरोह अवरोह दोनों होते हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं, ठीक है। अब भैया ये कई तालों में पाया जाता है, जैसे 3 ताल, दादरा ताल, कहरावा ताल, कुछ एग्जांपल्स है, तुम याद कर सकते हो। अलंकार के उदाहरण क्या है? बेस्ट थिंग जो मैंने तुम्हें बताया कि हारमोनियम बजाते हो बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे सा सा रे रे गा गा मामा पापा धा धा नी नी सा सा, ये हाई नोट है, मेरे को गाना नहीं आ रहा बट यू आर गेटिंग इट। सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी सा, ये भी अलंकार है। सारे रे गा गा मा मा पा बा धा धा नी नी सा, ये भी अलंकार है। किसी भी तरह से यार तुम कुछ भी क्यूट कर दो, ठीक है, तुम कुछ भी मजेदार कर दो, वो अलंकार बन जाएगा। चलो अगला आता है अलाप। इंडियन आइडल में जब भी कोई बहुत ही बड़ा सा, इंडियन आइडल छोड़ो, बी प्राक जानते हो, बी प्राक हर गाने में वो जो गला फाड़ के फुल चिल्लाता है, गाता है, बहुत अच्छा गाता है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं कुछ नेगेटिव नहीं कह रहा, बट हाँ दैट इज अलाप। अलाप बेसिकली क्या होता है, शास्त्रीय संगीत में इसको बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। गीत, भजन, गजल, ये सब की शुरुआत में ना होकर ये एक सेकेंड, सीधे ना होकर गीत, भजन, गजल की शुरुआत ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, अलाप के थ्रू शुरुआत होती है ताकि एक एस्टैब्लिशमेंट बन जाए और ये बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो जब आप एक स्वर पे बहुत एम्फेसाइज डाल के उसको बहुत लंबा खींच दो और बहुत हाई नोट पे गाओ तो वो आलाप होता है। इसके भी 2 टाइप है, सिंपल आकार और नोम-तोम। आकार होता है भैया जो राग है उसके अकॉर्डिंग में आप बना रहे हो, वो आकार का आलाप हो गया। और दूसरा होता है जो इंसान की भक्ति को लेके बनाया गया, विच इज नोम-तोम का आलाप, ये भजन गायन में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है गमक पे। गमक होता है भैया स्वरों में कुछ एक कंपन डालने को ना गमक कहते हैं। जब गाते गाते हमारी आवाज में एक वाइब्रेशन आती है, हमारे गले में एक टेक्सचर आता है, जो तुम अगर नोटिस करो तो हर फेमस गाने में आज की डेट में आता है, वो गमक होता है। मींड क्या होता है, मींड प्राचीन काल से ही बहुत फेमस चीज है भाई। अब हम जो शुरू में बात करते हैं ना क्या
बेसिकली हमने जब बिल्कुल शुरू की डेफिनेशन तो हमारे पास थी कर्ण खटका मुर्की, वहीं एक मींड को मान लो फास्टली। मैं बोलूँ स से लेके म तक की मींड, तो सा रे गा मा, सा क्लियर है, मा क्लियर है, रेगा छोटे हो गए, फास्ट हो गए, दैट इज मीन। मैं कहूँ सा से लेके नी तक की मीन करनी है, तो सा रेगा मा पदा नी। ठीक है, मैं सही नहीं कर रहा, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट। तुम्हें कहानियाँ लिखनी आ जाएंगी, तुम्हें बात समझानी आ जाएगी, जो तुम्हें मेरी किडिश हरकतें याद होंगी, राइट। अगला होता है तान। किसी भी राग के स्वरों को द्रुत, लय तथा आकार के गाने को तान कहते हैं। ठीक है, तान का मतलब होता है विस्तार करना, एलैबोरेट करना, डिटेल में जाना। ठीक है, उसको फास्ट गा देने को तान कहते हैं। शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान। शुद्ध तान होता है इसमें आरोह अवरोह क्रमानुसार गाया जाए, बहुत सिंपल, सीरियल ऑर्डर में ऊपर जाओ, सीरियल ऑर्डर में नीचे आओ। कूट तान होता है जिसमें स्वर क्रमानुसार ना होके टेढ़े मेढ़े होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा नहीं है, वो मिक्स है। ठीक है, वो कूट तान हो गया। और मिश्र तान होता है जो दोनों का मिक्स है, इसमें सीरियल वाइज भी है, फिर मिक्स भी है, फिर सीरियल वाइज भी है, मिक्स भी है। ये छोटी छोटी होगी डेफिनेशंस। इसके बाद आ जाते हैं भाई हम राग पे। राग होते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, वो हैं राग भैरव, बागेश्वरी और मालकोश। ठीक है, ये 3 राग हमारे सिलेबस में हैं। इन तीनों के तुम्हें एक एक पेज के डिटेल मिल जाएगी, ये राग होते क्या है, ये तुम्हें अच्छे मार्क्स भी दे देंगे। अब इन रागों के बाद आती है इन रागों को आइडेंटिफाई करने की चीज, वो मैं तुम्हें यहाँ समझा दूंगा, बड़े ध्यान सुनना। थाट होता है ग्रुप, अ ग्रुप टू विच अ राग बिलोंग्स, वो है भैरव। स्वर, स्वर मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, कोमल, शुद्ध और तीव्र। तो राग भैरव के अंदर रे और ध स्वर कोमल है, बाकी के सब शुद्ध है। जो कोमल स्वर होते हैं उनको नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। वर्जित स्वर मतलब इस राग में कोई ऐसा स्वर जो नहीं आता, ऐसा कोई स्वर नहीं है जो इस राग में नहीं आता। वादी स्वर इसका धा होता है, संवादी स्वर इसका रे होता है। और क्योंकि ये दोनों कोमल है तो हम इन दोनों को अंडरलाइन करके दिखाएंगे। जाति, इस पर मैं बाद में आता हूँ, मैं समझाऊंगा क्या होता है जाति। गायन समय प्रातःकाल, मिलता जुलता राग है कलिंगड़ा, जो इस राग की प्रॉपर्टीज से बहुत मिलता जुलता है। आरोह इसका सबसे सिंपल है सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह इसका सबसे सिंपल है सा नी धा पा मा गा रे सा। जो मैंने कोमल बताया रे धा धा रे, इनको आप अंडरलाइन कर देंगे, बहुत सिंपल। अब मैंने बीच में एक चीज स्किप की, विच इज जाति। जाति होती है कि आपके जो आरोह अवरोह है उसमें कितनी कितनी चीजें हैं। जब मैंने ऊपर का वर्जित स्वर कोई नहीं, मतलब इसमें सारे 7 स्वर आ रहे हैं। क्योंकि आरोह में भी 7 हैं, अवरोह में भी 7 हैं, तो इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। अगर मैं अगले राग पे आ जाऊं, विच इज राग बागेश्वरी, इसका थाट काफी है, स्वर में ग नी कोमल है। वर्जित स्वर में कहता है रे और पा आरोह में वर्जित है, यानी कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो रे और पा नहीं लगाओगे, लेकिन जब वापस आ रहे हो तो रे और पा लगाओगे। वादी स्वर मा, संवादी स्वर सा। जाति इसकी बन जाती है ऑडव संपूर्ण। संपूर्ण इज 7, षाडव इज 6 एंड ऑडव इज 5। मैंने ऊपर क्या बताया जाति, संपूर्ण संपूर्ण, क्योंकि दोनों में 7 7 थे। इसके अंदर जाती है ऑडव संपूर्ण, क्योंकि जब हम जा रहे हैं आरोह में 5 है, देखो सा ग म ध नी सा, इसमें रे भी नहीं है, इसमें पा भी नहीं है, तो ऑडव यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में 7, दैट इज संपूर्ण। इसका मिलता जुलता राग है राग भीमप्लासी। गायन समय रात्रि का तीसरा पैर, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा भाई, ऑफ कोर्स। ठीक है, और द पॉइंट इज कि तुम ऑडव संपूर्ण का कॉन्सेप्ट समझ गए, कहाँ क्या वर्जित है ये समझ गए, बट एट द एंड ये याद ही करना पड़ेगा। अब तुम ये याद कैसे करोगे कि इसका क्या आरोह अवरोह है, तो भैया राग भैरव आ जाए तो तुम्हारी लॉटरी है, क्योंकि बहुत सिंपल है। राग बागेश्वरी याद करना पड़ेगा, स ग म ध नी सा। ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा लिख के रे और पा उड़ा दो तो वो आ जाएगा। अवरोह को मैंने अपना याद करने का तरीका बनाया था, लाइक 8 7 6 5, 5 से पहले लाओ 4 3 2 4 3 2 4, नहीं 4 3 2 1, सॉरी 8 7 6 5, 5 से पहले 4 4 3 2 1, और बीच में एक छोटा सा 6 यानी कि ध ऐड करना है। सारे गामा पा धा नी सा को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया और फिर एज अ फोन नंबर याद कर लिया। ठीक है, नाउ कम्स पकड़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पकड़ इज समथिंग जो देख के आप एक रैंडम स्वरों की लिपि कह रहा हूं सॉरी, आप एक रैंडम स्वरों की अरेंजमेंट में पहचान सकते हो कि कौन सा राग है। ये एग्जाम में भी आता है। पहचानने का सीधा सा तरीका होता है कि कोमल स्वर देखो, जहां पे रे ध कोमल मिल जाए वो राग भैरव है, जहां पे ग नी कोमल मिल जाए वो राग बागेश्वरी है, और जहां पे ग ध नी कोमल मिल जाए वो राग मालकोश है। बहुत सिंपल चीज है भाई, ठीक है। अब पकड़ोगे कैसे वो समझ गए, लेकिन पकड़ का एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, उसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, देख के रट्टा मारना पड़ेगा। वो चाहे जैसे मर्जी मारो, चाहे आप नंबर से मारो, मैं जैसे मैंने फोन नंबर की तरह 346060 342020 और नीचे 5 ऐसा बना रखा है राग भैरव के पकड़ में, तो तुम वो देख सकते हो, ठीक है। नोट्स रेफर करोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। राग भी जब खत्म होगी तो एक चीज आती है रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई कि कौन सा राग किस टाइम गाया जाता है। ये पूरी थ्योरी है, ये फ्री के मार्क्स हैं। बड़े ध्यान से इसको पढ़ो, देखो, बातें बनाओ, चीज़ें डेवलप करो कि कब कैसे किस वक्त में कितने बड़े बड़े संगीतकारों ने इसकी थ्योरी दी कि कौन सा राग किस समय गाया बजाया जाना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ो, समझो और देखो। जिन रागों में रेध कोमल है उनका अलग टाइम है, जिन रागों में रेध शुद्ध है उनका अलग टाइम है, जिन रागों में गनी कोमल है उनका अलग टाइम है, जिन रागों में म मध्यम है उनका अलग टाइम है। ऐसे करते करते अलग अलग रागों का अलग अलग टाइम है। उसके बाद निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी आपको देना है। ये पूरा 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसको पढ़ो, समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आती है ताले भाई। तालों के अंदर हमारे पास क्या है? तालों के अंदर है झप ताल, रूपक ताल और धमार ताल। इसके अंदर देखो तुम्हें टेबल बनानी होगी। ठीक है, टेबल की होती है डिविजन्स। इस चीज को मैं एक ताल में झप ताल में समझाता हूं, तुम समझ जाओगे बहुत बेसिक से। झप ताल 10 मात्राओं की ताल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख दिया। विभाग यानी कि डिवीजन होते हैं इसके 4, 2 3 2 3, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वहां आएगा झप ताल, समझा दो सारी बहुत अच्छे से, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि झप ताल 10 मात्राओं की ताल है और इसमें 4 विभाग है 2 3 2 3 के। तुमने 10 लिखा, 2 के बाद एक कट, फिर 3 4 5 के बाद एक कट, फिर 6 7 के बाद एक कट, फिर 8 9 10 के बाद एक कट। सिंपल। ठीक है, अब ताली कहां बजेगी और खाली कहां होगा, मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जहां जहां डिविजन्स हैं, एक चीज रखो, क्रॉस 2 0 3, चारों डिवीजन के डब्बे जो बने, ठीक है, 4 डब्बे बन गए, उनकी पहली मात्रा पे लिखो क्रॉस 2 0 3, यानी कि 1 पे लिखो, 3 पे लिखो, 6 पे लिखो और 8 पे लिखो। क्रॉस का मतलब है ताली, 2 का मतलब है दूसरी ताली, 3 का मतलब है तीसरी ताली और 0 का मतलब है खाली। ठीक है, तो ताली बजेगी पहली, तीसरी एवं 8वीं मात्रा पर और खाली होगा 6ठी मात्रा पर। झप ताल जहां आए तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तुम्हें टेबल ड्रॉ करना है और तुम्हें लिखना है। लय कौन सी होती है? इसकी होती है मध्य तथा विलंबित लय। इस्तेमाल इसका कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है स्वतंत्र वादन और ख्याल अंक के गायन और कथक नृत्य के संगीत में। ठीक है भैया, बहुत सिंपल। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका नाम है झंपा, जगझंपा। बहुत सिंपल से कुछ नाम है, तुम्हें याद रखने हैं। तुमने ये भी देख लिए। अब अगली है रूपक ताल। ये 7 मात्राओं की ताल है। अच्छा, मात्रा भी क्या है वो भी याद रखनी है। ये है धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। ठीक है, अगली रूपक ताल है, वो 7 मात्राओं की ताल है, उसके 3 विभाग है, 3 2 2 पर। ठीक है, यहां थोड़ा चेंज है, क्रॉस 2 0 3, क्रॉस 2 3 है, 0 भी फर्स्ट मात्रा भैया। इसको लेके कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ ताली बजेगी, कुछ लोग कहते हैं यहाँ खाली बजेगी, पर हमारा इसमें फायदा है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी होने से हमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा मिल गई हैं यहाँ लिखने को, तो हम लिख के आएंगे। ठीक है, यह ताल मध्य लय पर गाई बजाई जाती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बोल क्या है? तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। एक होता है चिन्ह यानी कि क्रॉस 2 0 3 वाले, एक होती है मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक होते हैं बोल तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। अगली है भैया धमार ताल, जो 14 मात्राओं की ताल है। क धिट धिट धा, ग तिट तिट ता, ये इसके बोल हैं और इसकी डिविजन्स हैं 4 यानी कि 5 2 3 4 पे। ये तुम्हें देख लेना, बहुत सिंपल है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दुगुन चौगुन का। दुगुन चौगुन होता है आप दोनों को इकट्ठा मिला मिला के बोलने लग जाओ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रूपक ताल। रूपक ताल थी तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। मैं इसी टेबल को एक्सटेंड करके नीचे इसका दुगुन बनाऊंगा तो दुगुन बनेगा तिन तिन नाती नाधी नाती तिन्ना धिन्ना धिन्ना। एक्चुअली देखो तो पहली 3 मात्रा इज जस्ट, तुम लिख रहे हो 7 मात्रा हैं, 1 2 को कर दो, 3 4 को कर दो, 5 6 को कर दो, फिर 7 के बाद 1 को कर दो, फिर 2 3, फिर 4 5, फिर 6 7, यानी कि तिन तिन नाधी नाधी नाती तिन्ना धिन्ना धिन्ना, फिर 4 4 यानी कि 2 2 को और जोड़ दो। पहले जो दुगुन में मिले उनको भी इसी प्रोसेस से जोड़ दो। दुगुन और चौगुन का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तानपुरा क्या होता है भाई? तानपुरा की कुछ ट्यूनिंग होती है। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा में बहुत सिंपल सी बात है कि स्त्रियों के तानपुरे में प्रथम तार, दूसरा तार एवं तीसरा तार लोहे का होता है और चौथा तार पीतल का होता है। ये प्योर थ्योरी है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, पढ़ लेना, याद कर लेना। फिर आता है 2 ग्रंथ, संगीत रत्नाकर और संगीत रत्नाकर था एक, एंड एक संगीत पारिजात है। ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, ये कब लिखे गए थे, किसने लिखे थे और क्या क्या उसमें मेंशन किया था? बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा यहाँ ज़्यादा रट्टे वाला मटेरियल आ जाता है, बट इट वुड फेच यू मार्क्स, क्योंकि यहाँ आप खाली नहीं छोड़ के आओगे, आप पढ़ के जाओगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे कि ये किसने बनाया, कब बनाया, ये क्या करते थे, इनके पिताजी क्या करते थे, स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णवाध्याय। ये थोड़ा पढ़ के आपको टेम्पटिंग लगेगा, बट एक बार अगर आप इसको गो थ्रू करोगे बहुत अच्छे से तो उतना टेम्पटिंग भी नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। फिर आते हैं उस्ताद फैयाज खान, उसके बाद हमारे पास आते हैं पंडित कृष्ण राव शंकर एंड बड़े गुलाम अली खान। इनकी आती है जीवनी, ठीक है, कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया।
ये अपनी लाइफ में कब पैदा हुए, क्या किया, कैसे म्यूजिक ट्रेनिंग ली, फिर किसने इनको सिखाया, फिर कैसे ये डेथ हो गई इनकी। तो इनकी बायोग्राफीज जो आती है आपको पॉइंटर्स में लिखनी है। इसके हमारे म्यूजिक वर्ल्ड सर ने स्पेशल हाईलाइट करवाया था क्योंकि इसके बहुत मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने सारी बायोग्राफीज आपको दी हैं, जन्म, परिवार, नाना का गायन, खां साहब का गायन, खां साहब का गायन तरीका, उनकी प्रवीणताएं, उनकी रचनाएं, मृत्यु। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इससे आगे बढ़ जाऊँ पंडित कृष्ण राव शंकर पे, तो जन्म एवं परिवार, संगीत की शिक्षा, संगीत जगत में प्रसिद्धि, स्वतंत्र होने का जुनून, संस्था से शिष्य बनाना, उनकी उपलब्धियां, देश तक पहुंचना और मृत्यु। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पढ़ो, नोट्स बनाओ, लिखो, याद करो, रट्टा मारो, जैसे मर्जी करो, बट हर बड़े म्यूजिशियन के बारे में जिसके लिए तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट है क्योंकि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एंड ऑफ कोर्स इवन इफ तुम सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहे, म्यूजिक इज समथिंग बाई वी ऑल शुड रिस्पेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म्स, बट मैं यहाँ थोड़ा उधर नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। द पॉइंट इज कि यार यहाँ पे हमारा म्यूजिक का सिलेबस हो जाता है खत्म, ठीक है। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव। मैं एक बार टैली कर लेता हूँ कि इस साल कुछ नया ऐड नहीं हुआ, मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है PDF, बट जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मुझे पता है, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट्स नीडेड, ठीक है। अगर मैं फटाफट से अगर रिवाइज कराऊँ, फटाफट से हमने पहले डेफिनेशंस करी 10, क्या, कण, खटका, मुर्की, मीण, ग्राम, अलंकार, अलाप, तान, मूर्छना, ठीक है। टाइम थ्योरी ऑफ राग पढ़ी कि कौन सा राग कब गाया बजाया जाता है। फिर हमने अलग अलग राग पढ़े, कौन कौन से हैं हमारे पास। तानपुरा पढ़ा, तानपुरा पढ़ने के बाद हमने ताल पढ़ी, कौन कौन सी ताल होती है, दुगुन, चौगुन, तिगुन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास बड़े गुलाम अली खान, कृष्ण राव शंकर, इन सब की बायोग्राफीज थी। उसके बाद हमारे पास टाइम थ्योरी ऑफ राग थे, वो हम पढ़ चुके हैं। हम सब कुछ संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात भी पढ़ चुके हैं, पूरे ग्रंथ हो चुके हैं। नाउ कम्स अ थिंग जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, राइटिंग द नोटेशन, द कंपोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड राग, भैरव, बागेश्वरी, मालकोश। नोटेशन क्या होती है? नोटेशन इज पकड़, ठीक है। अब पकड़ इज वेरी कन्फाइंड फॉर्म ऑफ नोटेशन। एक लाइन में अगर पकड़ है, नोटेशन होती है पूरे पेज की। मुझे वो कभी समझ नहीं आई, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं ना उसको समझा, ना उसको पढ़ा, ना वो मेरे एग्जाम में आई, ना मैंने उसके नोट्स बनाए, एंड आई वाज वेरी लाइट। इफ यू आर वेरी सीरियस, तुम्हें इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, तुम पढ़ो, देखो, रिसर्च करो, बहुत अच्छे से करो। मगर अगर तुम सीरियस होते, तुम लास्ट डे तक मेरी वीडियो का वेट नहीं कर रहे होते। बट अगर तुम नहीं हो, आई वुड एडवाइस कि उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो देख के तुम घबरा जाओगे, डर जाओगे। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत टेक्निकल है, एंड वो उनके लिए है जो जेन्युइनली इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, नॉट फॉर पीपल लाइक अस जो रट्टे मार के बस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, ये चीज़ है जो तुम्हारे उसके लास्ट में दी हुई है सिलेबस के। इस चीज़ के लेके ना मेरे नोट्स में कुछ है, ना मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और ना मैं ये कहूँगा कि एग्जाम में पक्का पक्का आएगी। बस तुम पकड़ को थोड़ा लेके चलना, राग समझ लो, पकड़ समझ लो, उस राग के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हो, तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड दैट कुछ ना कुछ इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये हमने पूरी चीज़ कर ली। पूरी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, टाइम बहुत है, रिटन प्रैक्टिस चाहिए, रट्टे के थोड़े स्किल चाहिए। इवन इफ नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, बट थोड़ा टाइम लगाओगे तो समझ आ जाएगा। रिटन प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं, म्यूजिक का पेपर सबसे ईजी आता है और सबसे ज़्यादा फ्री के नंबर मिलते हैं वहाँ पे। एंड सब कुछ कहने के बाद आई जस्ट से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि तुम्हें मेरी वीडियो याद थी, तुम मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे थे। और प्रिंस भैया, भूपेंद्र भैया ने मुझे फ़ोन किया कि भाई एक वीडियो। मैं कहा हाँ यार, अपने भाइयों के लिए कुछ भी, तुम सब मांग रहे हो तो वाई नॉट, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट करना, बताना कैसी लगी, क्या हुआ। एंड वंस अगेन, पीछे का मैस इग्नोर करो। कल फिर शूट पे जाएंगे, कल आके फिर सेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।